नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय होगा क्यों कई बार ऐसा होता है कि गुण मिलान बड़ा अच्छा होता है विवाह के समय और उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में कटुता रहती है, अनबन रहती है, जीवन सुखी नहीं रहता है। कई बार स्थिति विच्छेद तक भी आ जाती है या अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या गुण मिलान में कोई कमी है या कुछ और भी कुछ रहस्य हैं, कुछ कारण हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान में रख लेना परमावश्यक है। हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, गुण मिलान विवाह के समय बहुत आवश्यक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये परम सत्य है। ग्रह मैत्री, भकुट, नाड़ी, गण, इनकी मिलान के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जो वर और वधू हैं उनका भावी जीवन कैसा रहेगा। यदि मिलापक में गुण ज़्यादा मिलते हों तो आमतौर पर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। सामान्यतः 18 से कम गुणों पर विवाह की परिस्थिति जो है वो नहीं बन पाती है या विवाह करना सही नहीं माना जाता। लोग करते हैं, बात अलग है, पर 18 से कम गुण अगर मिले तो उचित नहीं रहता है। और यदि 18 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि विवाह कर लेना सही है। और यदि 22-24 से ज़्यादा गुण मिले तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी स्थिति होती है। परंतु आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार गुण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं परंतु फिर भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, और यह शोध का भी विषय है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुण कम ही मिल रहा है, मैंने 18 से कम कहा, कई बार 16 गुण ही मिल रहे हैं, पर वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा क्यों? तो आज इस कारण को समझते हैं कि विवाह के समय गुण मिलान के अतिरिक्त भी कुछ ऐसा है क्या जो कि देखना बहुत आवश्यक है। इसका जवाब है हाँ, है। और वह है सप्तमेश, सप्तम भाव। सप्तमेश और सप्तम भाव। सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव अर्थात विवाह स्थान। क्योंकि सप्तमेश और सप्तम भाव की स्थिति ही तय करती है कि विवाह का सुख कितना मिलेगा। यदि गुण मिलान बहुत अच्छा है पर सप्तमेश और सप्तम भाव अच्छी स्थिति में नहीं है तो बहुत सुख नहीं मिल पाता। इसके विपरीत यदि गुण मिलान में अंक कम भी हैं फिर भी यदि सप्तमेश और सप्तम भाव की स्थिति बहुत सुदृढ़ है तो विवाह अच्छा चलता है। आज मैं वो कारण बताऊंगा जिनकी वजह से विवाह खराब होता है, और यदि ये स्थितियां हो तो भले ही 30 गुण क्यों ना मिल जाए, विवाह नहीं करना चाहिए। ये शोध के उपरांत 2 कुंडलियां भी रखूंगा आपके सामने में उदाहरण के लिए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात यह होती है कि सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह स्थित हो तो विवाह करने से बचना चाहिए। सप्तम भाव में पाप ग्रह होने का अर्थ मंगल, शनि, राहु, सूर्य हालांकि प्रकृति क्रूर है पर सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है। सूर्य जहां स्थित होते हैं वहां से विच्छेद कराते हैं, उनकी प्रकृति विच्छेदात्मक है। एक और महत्वपूर्ण बात बीच में मैं लाना चाहूंगा, पाप ग्रह की तो बात चलती रहेगी। वक्री ग्रह, यदि सप्तम भाव में वक्री ग्रह स्थित हो तो विवाह में तो विलंब कराते ही हैं, कई बार विवाह विच्छेद का भी कारण बनते हैं। और वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ग्रह वक्री हैं निसंदेह परेशानी दे देंगे। यदि वक्री ग्रह है और पाप ग्रह वक्री हैं तो परेशानी ज्यादा। यानी पाप ग्रह वक्री का अर्थ हुआ कि मंगल और शनि यदि वक्री हो गए, क्योंकि देखिएगा राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं और सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं होते, तो बचे कौन? पाप ग्रह में मंगल बचे, शनि बचे। तो मंगल और शनि यदि वक्री हो जाएंगे और उनका संबंध विवाह स्थान से स्थापित होगा
तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि यही पाप ग्रह, अब कैसे कैसे परेशानियां बढ़ती जाती हैं, यदि यही पाप ग्रह सप्तमेश होकर के अगर वक्री हो जाए, जैसे शनि सप्तमेश हो गए, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली उदाहरण लेते हैं, सिंह लग्न में शनि सप्तमेश है और वक्री हो गए, और वक्री होकर के यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो जाए, विशेषकर छठे भाव में यदि स्थित हो जाए, तो वैवाहिक जीवन में विच्छेद तक करा देते हैं। वैसे भी सप्तमेश का छठा आना अच्छा नहीं होता है। ये वक्री ग्रहों की भी भूमिका बहुत इसमें बढ़ जाती है विवाह को खराब करने में या विवाह विलाप में। अब 2-3 प्रश्न बड़े सहज स्वाभाविक से आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे कि गुरु जी यदि सप्तमेश अपनी ही राशि में हुआ पापग्रह होकर के तो क्या होगा? जैसे सिंह लग्न में ही यदि सप्तमेश शनि हो गए और वही सप्तम भाव में स्थित हो जाए, तो देखिए 2-3 चीजें जानिएगा इसमें। यदि शनि स्थित हो जाए और वक्री ना हो, पहला शनि वक्री ना हो और कोई पापग्रह उनके साथ और ना हो, खुद शनि स्वतंत्र शनि वहां स्थित हो, तो फिर उस स्थिति में वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगा, बहुत वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि ग्रह अपनी ही राशि में स्थित होते हैं अच्छा फल देते हैं, तो यहां यह अच्छा फल देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। एक और चीज समझते हैं, यदि सप्तमेश छठे, आठवें, 12वें हो गए, पर यदि उनके अपने भाव पर दृष्टि होगी तो क्या, तो छठे भाव में होगी तो दृष्टि होगी नहीं, आठवें में भी होगी तो दृष्टि होगी नहीं। सप्तमेश यदि 12वें हो गए तो दृष्टि हो सकती है, जैसे मंगल। अब मंगल तुला लग्न की जन्म कुंडली देखिए। अब तुला लग्न में सप्तमेश मंगल यदि 12वें भाव में चलेंगे कन्या राशि पर, तो क्या वैवाहिक जीवन खराब कर देंगे क्या? यह भी एक अपवाद है, नहीं करेंगे। कारण सुनिए क्यों? क्योंकि जो मंगल की अष्टम दृष्टि होगी वो उनके स्वराशि से दृष्टि होगी मेष राशि पर सप्तम भाव में। हाँ, वहां पर ये जरूर होगा कि जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा, डोमिनेटिंग, क्रोधी, गुस्सैल, पर विवाह टूटेगा नहीं, यह सत्य। ये 2 अपवाद थे। परंतु अगर पापग्रहों का प्रभाव हुआ, पापग्रह स्थित हुए, वक्री हुए, तो परेशानी दे देगा। सप्तमेश का अब संबंध जरा सा देख लेते हैं भावों से। यदि सप्तमेश का संबंध छठे भाव से होगा तो क्या परेशानी है? देखिए, छठा भाव दर्शाता किस चीज को? छठा भाव दर्शाता है रोग को, रिपु को और शत्रु। तो सप्तमेश का छठा आना यानी विवाह स्थान के स्वामी का वहां है, यानी जीवन साथी से आजीवन बकझक, अनुबंध, तनाव, शत्रुता चलती रहेगी। ठीक उसी तरीके से सप्तमेश का अष्टम में जाए, 8वें भाव में जाए, 8वां भाव दर्शाता है कष्ट को। 8वां भाव आयु का भी और मृत्यु का भी है। विशेषकर स्त्रियों की कुंडली में अष्टम भाव का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अष्टम भाव दर्शाता है पति के कुटुंब को। अब वहां पर कई बार मैंने देखा है कि राहु, मंगल इत्यादि शनि ग्रह स्थित हो सकता है कि सप्तमेश और शुक्र के प्रभाव की वजह से गुरु की दृष्टि है तो पति से उतना अनुबंध ना रहे, लेकिन कई बार पति के कुटुंब में परेशानी आ जाती है, लड़की को एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाता है, पति से खूब अच्छा बन रहा है, सास ससुर से नहीं बन रहा है, तो उस पर उस कंडीशन में भी वैवाहिक जीवन खराब होता है। क्यों होता है सुनिए, कि जो लड़का है, लड़का अगर संस्कारी लड़का है तो अपने माता पिता को कदापि नहीं छोड़ सकता। वो चाहेगा कि दोनों को लेकर के चले, पत्नी को भी लेकर के चले, माता पिता को भी लेकर के चले, और जब वो दोनों के बीच बैलेंस नहीं बना पाता है तो कई बार खुद की लीला समाप्त कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां अष्टम भाव की स्थिति की वजह से ऐसा हुआ है। यह चीज भी ध्यान रख लेना बहुत जरूरी होता है। इसका अतिरिक्त द्वादश भाव चूंकि सप्तम से छठा पड़ जाता है, और सप्तमेश का द्वादश में जाना, मंगल का अपवाद मैंने बताया था आपको, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब कर देता है, खर्च बढ़ा जाता है, विवाह के बाद खर्च बढ़ जाता है, फाइनेंशियल दिक्कतें आने लग जाती हैं। अब यहां पर एक और मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यदि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली हो और
सप्तमेश शुक्र अपनी स्वराशि तुला भी तो उनकी स्वराशि है, वहां स्थित हो जाए तो क्या, तो उस परिस्थिति में विवाह जो है, अगर बाकी के ग्रह अच्छे हैं, बाकी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में विवाह अच्छा चलेगा। यहाँ पर द्वादश में जाने के बाद ये शुक्र अच्छा फल देंगे, क्योंकि द्वादश भाव भोग विलास का भाव भी है और शुक्र भोग विलास के नैसर्गिक कारक है, तो शुक्र का द्वादश से संबंध बन जाना यहाँ पर अच्छा फल देगा। यहाँ कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। सप्तमेश का द्वितीय भाव से भी संबंध कई बार परेशानी देता है कि सप्तम से द्वितीय भाव आठवां पड़ जाता है, कष्ट का भाव पड़ जाता है। अब अगर पापग्रह स्थित होकर के द्वितीय में बैठ गए, सप्तमी तृतीय पापग्रह हो और द्वितीय में स्थित हो गए, तो परेशानी बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। एक और चीज है, यदि पुरुष की जन्म कुंडली हो सकता है कि सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, परंतु यदि शुक्र की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि पुरुषों की कुंडली में शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक होते हैं। अब शुक्र यदि पाप पीड़ित हो गए, राहु मंगल के साथ स्थित हुए, या अंश बल में कमजोर हुए, या पाप कर्तरी में हुए, परेशानी आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से परेशानी आ जाएगी जैसे विवाह स्थान पाप कर्तरी में आकर के परेशानी दे देते हैं। जैसे सप्तम स्थान हो और छठे में भी पापग्रह स्थित हो और अष्टम में भी पापग्रह स्थित हो, तो सप्तम भाव इन दोनों के मध्य आ जाएंगे। जैसे अगर एक तरफ छठे भाव में शनि स्थित हो गए, छठे भाव में शनि आ गए और अष्टम में मंगल आ गए, तो यह पाप कर्तरी हो गया। ठीक उसी तरह से शुक्र भी यदि पाप कर्तरी में आ गए, यानी शुक्र की एक तरफ मंगल और एक तरफ शनि, तो भी वैवाहिक जीवन में निरस्ता, उदासीनता आ ही जाती है। स्त्रियों की कुंडली में गुरु की स्थिति विचारणीय हो जाती है। विवाह स्थान के साथ साथ यह देख लेना आवश्यक हो जाता है कि गुरु की क्या स्थिति है। अब यदि गुरु पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, या गुरु छठे आठवें बारहवें में हुए, या गुरु पर पाप ग्रहों की दृष्टि हुई, तो वहां दिक्कत स्त्रियों की कुंडली में भी आ जाती है। तो यह देख लेना भी आवश्यक है कि क्या स्थिति है गुरु की। अब आप विवाह के लिए सोच रहे हैं, आपने गुण मिलाया, गुण मिल गए, मान लेते हैं कि 28 गुण मिल गए, परंतु ये चीजें उपस्थित हैं जो मैंने बताई, तो विवाह करना उचित नहीं है। और आज यह वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि यह शोध के उपरांत जो है मैं लेकर के आया हूं। अब एक दो उदाहरण देता हूं आपको, किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रतिदिन कई कुंडली आती है जो मैं देखता हूं। उसमें एक दो कुंडली मैंने आपको उदाहरण के लिए ली है। कर्क लग्न की जन्म कुंडली, शनि और राहु द्वितीय स्थान में विवाह विच्छेद। यहां गौर करने वाली बात है कि सप्तमेश शनि स्थित है द्वितीय में, जो मैंने कहा था कि द्वितीय भाव में होते हैं, परेशानी दे, और भी परेशानी वाली कारण थी। एक महत्वपूर्ण मुख्य वजह बना। इसी तरह वृश्चिक लग्न की एक जन्म कुंडली, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति छठे भाव में, यहां विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, परंतु जातक अपने वैवाहिक जीवन से बहुत दुखी है और कई बार आत्महत्या तक की सोच चुका है अपनी पत्नी के व्यवहार की वजह से। ठीक यही स्थिति कई बार लड़कियों की कुंडली में होती है कि पति के व्यवहार की वजह से वो भी जो है बहुत परेशान हो जाती है। एक और बताता हूं मैं आपको इसके पीछे कारण, कि जो मंगल और शुक्र है, मंगल और शुक्र की जन्म कुंडली में स्थिति विवाह के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, चाहे किसी भी राशि पर हो। यदि विवाह होगा तो विवाह में परेशानी आती रहेगी, जीवन भर टेंशन चलता रहेगा पति पत्नी के मध्य, या फिर ऐसे जातकों का विवाह भी नहीं होता है। और चूंकि मंगल और शुक्र के एक साथ होने की वजह से जातक में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और अपने अहंकार को स्वाभिमान समझते रहते हैं, एक बड़ी कमी होती है। तो अगर बनाने का आज की वीडियो का उद्देश्य यही है, ठीक है, गुण बहुत अच्छा मिल रहा है, परंतु ये चीजें उपस्थित हो तो वहां विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को वहां शादी डाल देनी चाहिए। क्योंकि शादी एक ऐसा फैसला है जिसपे पूरी जिंदगी का सुख टिका हुआ है। एक बार गलत फैसले से पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि
इन चीजों को अवश्य देखिएगा। अगर सप्तमेश पाप प्रभाव में है तो फिर परेशानी, फिर उसका निवारण आवश्यक हो जाता है। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। प्रश्न है सुदीप्ता जी का। सुदीप्ता जी ने पूछा है, सुदीप्ता पाल जी, कि ये मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, इनका बीडीएस में सिलेक्शन हो भी गया था, पर ये एमबीबीएस करना चाहती है, तो क्या आपका स्थिति है? देखिए सुदीप्ता जी, आपकी कुंडली सिंह लग्न की जन्म कुंडली है। लग्न में ही राहु चंद्रमा है, सप्तम में गुरु केतु, अष्टम में शुक्र बुध और नौ में सूर्य मंगल और शनि है। यानी शुक्र उच्च के हो रहे हैं और सूर्य उच्च के हो रहे हैं, परंतु नवमांस और दशमांश कुंडली में सूर्य नीच के हो रहे हैं। और मानसा सूर्य की शुरू हुई है 31 जनवरी 2019 से, वहां से संघर्ष आपका बढ़ा है और 2020 से 21 के बीच आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहे, क्योंकि राहु का प्रभाव उस समय था। एमबीबीएस में आपको परेशानी आएगी, मैं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत परेशानी आएगी, बहुत संघर्ष रहेगा। आपको सूर्य का उपाय, क्योंकि सूर्य प्रतीत तो हो रहा है कि उच्च के हैं, परंतु उच्च के हैं नहीं, तो सूर्य का उपाय और साथ ही साथ मंगल का उपाय, क्योंकि भाग्य से मंगल अस्त हो रहे हैं, इन दोनों का उपाय परमावश्यक है। और इनके उपाय के बाद आप प्रयास कीजिए, आप सफल होंगी, परंतु संघर्ष रहेगा। और अगर उपाय नहीं करती हैं तो सफलता की संभावना बहुत कम है। तो ये आज का विषय था। दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैनल के किसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।